हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में। अभी तक आपने संरक्षण को समझा, संरक्षण क्या होता है, संरक्षण किनका किया जाता है, संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है और संरक्षण कैसे किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। अब हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्पीशीज का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत स्पीशीज हैं। ठीक है, चाहे हम प्लांट की बात करें, हम एनिमल की बात करें, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग एंटिटी की बात अगर करें, तो आपने कहा क्योंकि अनगिनत स्पीशीज है यहाँ पर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसका संरक्षण करना चाहिए। हो सकता है कि हम उस स्पीशीज का संरक्षण कर रहे हों जिनकी संख्या अच्छी खासी है और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वो उनका जो नंबर है वो ठीक है और वो ग्रो कर रहे हैं, उनका नंबर कम नहीं हो रहा है। और कोई एक ऐसी स्पीशीज हो जिसे संरक्षण की आवश्यकता है लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हों, तो आपने कहा कि सबसे पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, जिसे कंजर्व किया जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनका नंबर ठीक है, या कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो धीरे धीरे आपने कहा जिनका नंबर कम हो रहा है और आने वाले टाइम में उन्हें कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमने कहा कि इसके लिए हमारे पास एक सूची आती है, एक लिस्ट जारी की जाती है IUCN के द्वारा, जिसे हम रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें रेड डेटा बुक क्यों इसे कहा गया है? रेड का मतलब होता है कि ये डेंजर का साइन है। आपने देखा होगा कि जैसे रेड जो है, जैसे जब भी आप जा रहे होते हैं सड़क में और जब भी आप किसी भी वाहन में बैठे होते हैं तो सिग्नल लगे होते हैं, तो जो रेड सिग्नल होता है इट मीन्स कि आपको रुकना है। अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ पर डेंजर होता है, क्योंकि गाड़ियाँ आती रहती हैं अपोजिट साइड से और वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं। तो रेड साइन का मतलब है कि आपको भी रुकना है, स्टॉप का साइन होता है। वैसे ही यहाँ पर जो रेड वर्ड है ये यहाँ पर दिखाता है कि जो स्पीशीज डेंजर में है, जो स्पीशीज खतरे में है, उन्हें इस लिस्ट में रखा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे हमने बात की थी कि जो रेड डाटा लिस्ट है, रेड डाटा बुक है, उसमें 9 कैटेगरीज हमें बताई गई हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पीशीज को वहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। 9 जो आपके पास कैटेगरीज आती हैं उनमें 1 to 9 है। नंबर 1 पे वो स्पीशीज होगी जो सबसे ज्यादा डेंजर में है, सबसे ज्यादा खतरे में है, और नंबर 9 पे वो स्पीशीज होगी जो लीस्ट डेंजर में आती है। इट मीन्स कि उनका नंबर ठीक है लेकिन उन पे ध्यान देने की फिर भी आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे नंबर कम होगा तो ये क्या होंगे, आपने कहा ये डेंजर वाले जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने IUCN को पढ़ा है, आपने रेड डाटा बुक के बारे में बात की है। आज हम समझेंगे वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी यहाँ पर होती हैं। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास आते हैं और अभी तक उनमें आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है रेड डेटा बुक। ठीक है, और इसमें आप पढ़ेंगे स्पीशीज की 9 कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो देख लेंगे एक बार कि चैप्टर में आपके पास कौन कौन से टॉपिक आए हैं और आपने उनमें क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं। चलिए, तो रेड डाटा बुक के बारे में इतनी बातें क्लियर है क्या होती है, एक बार हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। Because this is a comprehensive record that documents the conservation status of various species of plants and animals। आपने कहा ये एक ऐसी बुक है, ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कंजर्वेशन स्टेटस को दिखाते हैं, यानी कि संरक्षण की जो यहाँ पे अवस्था है उसे दिखाते हैं। आपने कहा इट सर्व्स एज अ वाइटल टूल फॉर असेसिंग द हेल्थ ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इनफॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो 2 चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं, कौन कौन सी आती हैं। आपने कहा एक तो ये क्या करता है, यहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है आपकी, यानी कि जो जैव विविधता है उसके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। उसके स्वास्थ्य से क्या मतलब है कि जो स्पीशीज है उनका नंबर कैसा है, क्या वो कम हो रहा है या वो ठीक है या वो बढ़ रहा है, तो क्या इसका स्टेटस है, एक तो वो बताएगा। दूसरा कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था
कि सिर्फ इतना इनफ नहीं है कि कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसके लिए कुछ रूल्स आपने बनाए हैं और कुछ पॉलिसीज निकाली हैं और यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है। आपने कहा कंजर्वेशन का रिजल्ट क्या आया है, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है, क्या वो पॉजिटिव फीडबैक देता है या नहीं देता है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज बनाना और रूल्स को एस्टैब्लिश करना ही इनफ नहीं होता है। आपने यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, कंजर्वेशन के लिए अलग अलग जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे बनाए हैं, वहाँ पे रूल सेट किए हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम पर्सनली देखें तो पर्सनली भी हमें समझाया जाता है, अवेयर किया जाता है कि आप क्या करेंगे, आप पेड़ नहीं काटेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि कहीं पर आपको पेड़ काटने की आवश्यकता है, ठीक है, नीड है, नेसेसरी है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या बात की है कि यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे पॉलिसी निकालती है या फिर कोई भी एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं कंजर्वेशन के लिए, तो उसका रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा हर तरीके से, जैसे कि आपको पर्सनली अवेयर किया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पेड़ काट रहे हैं, पहले तो पेड़ नहीं काटे, अगर नेसेसरी है पेड़ काट रहे हैं तो एक पेड़ अगर आपने काटा है तो उसकी जगह 2 पेड़ कहीं पर लगाइए। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। तो आपने कहा कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी एक्शन आप या गवर्नमेंट ले रही है, तो ज़रूरी है कि उसका रिजल्ट हमें पता चले कि यहाँ पर उसका कोई प्रभाव या उसका कोई रिजल्ट, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नहीं मिला। तो रेड डाटा बुक जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स के इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देती है। आपने कहा compiled by organization like the International Union for Conservation of Nature IUCN, the Red Data Book categorize species based on their risk of extinction। आपने कहा कि जो IUCN क्या करता है, रेड डाटा बुक को जारी करता है, इसमें स्पीशीज को क्या रैंक वाइज रखा जाता है और किस बेस पे रखा जाता है, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। किसी स्पीशीज का एक्सटेंट होने का रिस्क जितना ज्यादा है वो उतने टॉप में होगा। इसीलिए हमने कहा था कि नंबर 1 पे कौन होगा, जिसका सबसे ज्यादा विलुप्त होने के चांसेस होंगे, यानी कि सबसे कम नंबर जिनका होगा। सबसे लास्ट में कौन होगा, जिनके एक्सटेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, स्पीशीज को यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। एक एग्जाम्पल एंडेंजर्ड स्पीशीज का यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर आपने आगे पढ़ा है IUCN के बारे में। IUCN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। फुल फॉर्म इसकी क्या आती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN एक संगठन है जो यहाँ पे IUCN एक संगठन है जो यहाँ पर क्या करता है, जो रेड डाटा बुक है उसे जारी करता है। और रेड डाटा बुक में आपने कहा कि अलग अलग आपकी कितनी ग्रुप्स आते हैं, 9 ग्रुप्स आते हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं वो ग्रुप्स जो कि रेड डाटा बुक में दिए गए हैं, एक एक करके उन्हें समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब जो है जो कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है। एक्सटेंट का मतलब क्या होगा, जो विलुप्त हो चुका है, यानी कि जो समाप्त हो चुके हैं। तो आपने कहा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द स्पीशीज इज नॉट लॉन्गर एक्सटेंट। आपने कहा उचित संदेह से परे कि प्रजाति अब अस्तित्व में नहीं है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर किसी स्पीशीज का एक भी सदस्य नहीं देखा गया काफी टाइम तक, जैसे कि कोई भी स्पीशीज आप एग्जाम्पल में ले लीजिए और उसे देखा गया या उसे सर्च किया गया, तो उसका एक भी सदस्य अगर नहीं मिला तो उसे हम क्या कर देते हैं, विलुप्त घोषित कर देते हैं, यानी कि उसे एक्सटिंक्ट माना जाता है कि अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि हम डायनासोर के बारे में बार बार बात करते हैं, तो आपने कहा डायनासोर नहीं पाए जाते हैं, उनका एक भी सदस्य नहीं देखा गया, इट मीन्स कि वो क्या है, विलुप्त हैं, एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्सटेंट। अब ध्यान देखिए, आपके पास एग्जाम्पल आपको करने हैं जो आपके लिए होमवर्क में होंगे कि एक्सटेंट जो है उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे, बुक में आप पढ़ेंगे और आप इनके जो एग्जाम्पल है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है विलुप्त, दूसरा आता है एक्सटेंट इन वाइल्ड। कैसे आते हैं एक्सटेंट इन वाइल्ड, आपने कहा सर्वाइव्स ओनली इन अ कैप्टिविटी, cultivation and or outside native range as a presumed after a exclusive सर्विस, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो जंगल में जो विलुप्त, आपने कहा केवल कैद में या खेती और मूल सीमा के बाहर जीवित रहता है, जैसे कि विस्तृत
विस्तृत सर्वेक्षण के बाद अनुमान लगाया गया। इसका क्या मतलब होता है कि जो वाइल्ड एनिमल है वो वाइल्ड में ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इट मीन्स कि वो कहाँ होंगे, जैसे कि आपने कहा कि जैसे कैप्चर करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी एनिमल है उसे कैप्चर किया गया है और उसे किसी पार्क में, किसी जू में यहाँ पे रखा गया है, तो वो उसी कंडीशन में पाए जा रहे हैं, लेकिन वो वाइल्ड में नेचुरल हैबिटेट जो उनका है वहाँ पर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है इन अ पर्टिकुलरली द एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट। आपने कहा विशेष रूप से और अत्यंत गंभीर स्थिति में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो होते हैं कि जिनका नंबर, अब देखिए होता है एक्सटिंक्ट, जो समाप्त हो चुके हैं, जिनका एक भी यहाँ पे सदस्य नहीं है, ना तो आपने कहा कि वो नेचुरल हैबिटेट में है, ना फिर आपने कहा कि वो किसी जू में है, या फिर किसी ने यहाँ पे कैप्चर करके कोई उसे पाल सकता है, ऐसा नहीं है, उसके एक भी सदस्य जीवित नहीं है, तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाए जा रहे हैं, अगर यहाँ पे कैप्चर करके किसी जू में आपको मिला है तो वो अलग बात है। ठीक है, इट मीन्स कि वहाँ पर क्या है, उनका जो नंबर है वो अब ना के बराबर है और उन्हें बचाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हमारे पास आता है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है, ये दो तो ऑलमोस्ट आपने कहा एक्सटिंक्ट हैं, ये एक्सटिंक्ट है और आपने कहा कि इसका एक ही दो नंबर, अगर एक या दो सदस्य हैं भी तो उन्हें वो कहाँ पर है, आपने कहा वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि इनका नंबर इतना कम हो चुका है तो कि इनका जो एक्सटिंक्ट होने का रिस्क है वो बहुत हाई है, यानी कि अब ये इस कगार पे है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब आता है एंडेंजर्ड, इसमें होता है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड मीट्स एनी ऑफ अ क्राइटेरिया टू फॉर अ एंडेंजर्ड। आपने कहा जंगली में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम होता है, लुप्त प्राय के लिए ए से ई तक के किसी भी मानदंड को पूरा करता है। तो एंडेंजर्ड क्या होगा, एंडेंजर्ड का मतलब है कि इनका नंबर अगर धीरे धीरे कम होता रहा तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है इनका नंबर कम होता रहा तो ये क्या होंगे, एक्सटिंक्ट की जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है कि एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, और एंडेंजर्ड जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बार आप लोग इनके डेफिनेशन नोट कर लेंगे और आपको होमवर्क में करना क्या है, जो इनके एग्जाम्पल्स है वो आप यहाँ पर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो बाकी की कैटेगरीज आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वल्नरेबल। आपने कहा वल्नरेबल का मतलब होता है मीट्स वन ऑफ द 5 रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड दस कंसिडर्ड टू बी एट हाई रिस्क ऑफ अ अननेचुरल यानी ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन विदाउट अ फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन। आपने कहा वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, 5 लाल सूची मानदंडों में से एक को पूरा करता है और इस प्रकार आगे मानवीय हस्तक्षेप के बिना अप्राकृतिक मानव कारण, अप्राकृतिक का मतलब होता है कि जो ह्यूमन या मैन मेड जो होती हैं विलुप्त होने के उच्च जोखिम में माना जाता है। तो वल्नरेबल में अगर इनका नंबर कम होगा तो धीरे धीरे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएंगे। नियर थ्रेटेंड, क्लोज टू बी एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। आपने कहा निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने के खतरे में रहते हैं। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है वाइल्ड स्प्रेड एंड अबंडेंट इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल में ये व्यापक रूप से इनका नंबर होता है, प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। लीस्ट कंसर्न है यानी कि इनकी जो स्थिति, इनका जो स्टेटस है वो फिर भी ठीक है। अब है डाटा डेफिशिएंट यानी कि inadequate information to assess extinction risk, यानी कि विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए अपर्याप्त जानकारी, ऐसे स्पीशीज जिनका अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है। लास्ट आते हैं नॉन इवेल्युएटेड यानी कि हैज नॉट बीन असेस्ड, यानी कि ये क्या होते हैं, अभी तक मूल्यांकन इनका नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपने बोला आयुसीन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त में गंभीर रूप से संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और कमजोर की जो श्रेणियां हैं वो शामिल हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं। ठीक है,
अब इनके बारे में आपसे पूछा जाता है और एग्जाम्पल्स भी इनके पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पे संकटग्रस्त हैं, जैसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हैं, या फिर आपने कहा जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जो एंडेंजर्ड है, और जो वल्नरेबल हैं एटलीस्ट और नियर थ्रेटेंड, ये जो कैटेगरीज हैं इनके आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज माइग्रेशन। ठीक है, क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि आपने अपने गांव में भी ये जो शब्द है वो सुना होगा माइग्रेशन, के लोग माइग्रेट हो करके गांव से शहर की ओर जाते हैं। वैसा ही जो माइग्रेशन है वो अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनमें भी देखा जाता है। कुछ ऐसे माइग्रेशन होते हैं जो सीजनल होते हैं, कुछ ऐसे माइग्रेशन होते हैं जो परमानेंट होते हैं। सीजनल का मतलब होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेशन होता है और जैसे सीजन खत्म हो वैसे ही जो स्पीशीज है वो अपने जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें वापस लौट जाते हैं। ऐसा बर्ड्स में देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जो बर्ड्स होती हैं, अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो जो बर्ड्स होंगी वो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की ओर आ जाएंगे, और जब समर सीजन होता है तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर चली जाती है। तो ये क्या है, सीजनल माइग्रेशन है कि सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेशन हो रहा है और उसके बाद जो स्पीशीज है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस चली जाती हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि काफ़ी जो बर्ड्स उनमें देखी जाती हैं। अगर आप माइग्रेशन को एक अलग टॉपिक के रूप में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के माइग्रेशन आते हैं यहाँ पर, और उनमें आपके पास एग्जाम्पल्स भी अलग अलग आते हैं। अगर हम कहें कि परमानेंट जो माइग्रेशन होता है वो भी एक रीज़न है, आप कह सकते हैं जो एक्सटेंशन का, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि जो स्पीशीज हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो गया है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो समाप्त हो गया है। अब वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इट मीन्स कि उस भूभाग में अब उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जिस नए हैबिटेट में वो जाते हैं, हो सकता है कि वो क्या हो, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करे। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि उनको सरवाइव करने के लिए जिन परिस्थितियों की जरूरत है वो उनके अनुसार है। इट मीन्स कि वो उनके अनुकूल है, उनके लिए फेवरेबल है। वो अच्छे से वहां पे फिर क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वहां पर जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल हो, यानी कि उनके अनुकूल ना हो, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी डिफरेंस आ सकता है, डे लेंथ डिफरेंस आ सकता है, जो रेनफॉल है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है अगर उनमें डिफरेंस आता है तो इस केस में जो स्पीशीज है और उनके जो यहाँ पे सदस्य हैं, उनके जो मेंबर हैं वो वहाँ पे अडप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है एक्सटेंशन का कि धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो कम होने लगता है और एक टाइम पर वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार माइग्रेशन क्या होता है। अच्छा, माइग्रेशन के रीज़न अगर हम कहें तो माइग्रेशन के रीज़न क्या होते हैं? अगर हम कहें सीजनल जो माइग्रेशन है वो तो ये है कि खुद को जो हार्श वेदर है या फिर हार्श जो कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम जो यहाँ पे क्या है, समर का जो सीज़न है, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर की जो कंडीशन है इनसे बचने के लिए सीजनल माइग्रेशन होता है। इसके अलावा आपने कहा इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि फूड को सर्च करने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट अगर खराब हो गया है, खत्म हो गया है, तो वो क्या करेंगे, खाने को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो हो सकता है वो है कंपटीशन से बचने के लिए, कि एक भूभाग है वहां पर सेम स्पीशीज के बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे सदस्य हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा था सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो उनमें कॉमन होंगी, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कि न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन पर अगर हम आए तो हमने कहा क्योंकि वहाँ पे फूड जो है वो लिमिटेड होगा और जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा होंगे, तो उस फूड के लिए कॉम्पिटिशन होगा। तो कॉम्पिटिशन से बचने के लिए भी क्या होता है, माइग्रेशन यहाँ पर होता है। पढ़ लेते हैं माइग्रेशन। आपने कहा द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज टर्म्ड एज माइग्रेशन। देयर आर मैनी रीजंस for migration. The term migration is mainly used to define a regular and a periodic movement of a population away from or back to their place or origin. These migrations are of various types. Some may span for an entire
time and it happens to be a single migration of an individual. This is the case for a specific salmon. On another hand, the individuals may migrate frequently like many of the migratory birds and other mammals. Animals usually travel in groups along well-known routes or may travel in separate gathering for breeding. क्या बोला गया? जीवों का बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवास या माइग्रेशन, प्रवास माइग्रेशन को ही कहते हैं, प्रवास कहा जाता है। प्रवास के कई कारण हो सकते हैं। प्रवास शब्द का जो प्रयोग है मुख्यतः जनसंख्या के अपने मूल स्थान, अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर या वापस आने की नियमित जो अवधिक प्रवास को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली में ये क्या है, पीरियोडिक माइग्रेशन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पीरियोडिक माइग्रेशन का मतलब है जिसे हम सीजनल माइग्रेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। ये प्रवास कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रवास पूरे जीवन काल तक चल सकते हैं और कभी कभी एक व्यक्ति का एकल प्रवास हो सकते हैं, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है। प्रशांत सैलमन के मामले में ऐसा ही है। दूसरी ओर कई प्रवासी पक्षियां और अन्य स्तनधारी की तरह एक व्यक्ति बार बार प्रवास कर सकते हैं। ठीक है, जो जीव होते हैं आमतौर पर जाने माने मार्गों पर समूह में यात्रा करते हैं या प्रजनन के लिए अलग समूह में भी यात्रा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक आपका नहीं है। ठीक है, लास्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज मेक द वर्ल्ड अ ग्रीनर प्लेस। पूरे संसार को हम क्या करें, यहाँ पे एक ग्रीनर प्लेस बनाएं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे रिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को लगाना, पेड़ों को लगाना। दूसरा आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर बनता है पेड़ों से, तो पेपर की रिसाइकलिंग की जाएगी यहाँ पे, जिससे कि कम से कम पेड़ यहाँ पर कटें। तो ये एक कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग खुद पढ़ करके लेकर के आएंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए या फिर अपने प्लैनेट को ग्रीन बनाने के लिए। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग होमवर्क यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।